Hello students, welcome back. Welcome to the part 60 of chapter 2 in chemistry. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में हम आपको पिछले पार्ट में कम्प्लीटली बता चुके हैं। एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एलिमेंट को हम किस तरीके से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट नेम जो होता है वो किसने दिया था। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो बचता है वो हमारे पास कंपाउंड। तो क्या होता है कंपाउंड? तो अगर आपने जो नोट्स दिए गए थे आपको उनको देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स in a definite ratio या proportion। ठीक है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, या आप कह सकते हैं द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन ए डेफिनेट रेशियो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कंपाउंड के अंदर कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज में आपका कौन कौन से है? जैसे दैट इज आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उससे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड, C6H12O6 ग्लूकोज। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से डिफरेंट मिलेगी। मींस आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही से अलग होंगे। ठीक है, दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था कि जो आपका क्या होता है कंपाउंड होता है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आगे समझ में आपको जो हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि एक एक्टिविटी है 2.10, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं 9th क्लास सिलेबस पर, या आप कह सकते हैं कि भाई आपको NTSC का एग्जाम देना है या ओलंपियाड देना है, तो वहां पर इस एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल जैसे अगर आपको दो चीज लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है आपको पास H और एक लिखा हुआ है H2, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इसका तो मतलब हो गया हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और यहाँ पर हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें सिमिलर एलिमेंट के एटम या डिसिमिलर एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वो जब सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम एटम। तो हाइड्रोजन तो हो गया एटम और H2 हो गया मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द
एक्टिविटी 2.10। तो क्या है इस एक्टिविटी में, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, इस एक्टिविटी में आपके दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों को अलग अलग वर्क असाइन किया गया है। किस तरीके से, ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के साथ ही आप कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है एक्टिविटी 2.10। ठीक है, तो इसमें एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या किया उन्होंने, आयरन लिया एंड सल्फर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या लिया उन्होंने, आयरन लिया, सल्फर लिया और दोनों को हीट कर दिया। ये जो साइन होता है ये हीट के लिए होता है, हीट कर दिया। ठीक है, ये दोनों ने एक्टिविटी की। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसमें इन्होंने क्या किया, जब इतना करने के बाद इसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में जो सल्फर होता है, सल्फर इज सोल्यूबल, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाता है आयरन। ठीक है, फिर आप उसमें क्या करते हैं, फिर आप उसमें क्या कर देते हैं, मैग्नेट डालते हैं। तो मैग्नेट क्या कर देता है, आयरन को सेपरेट आउट कर लेता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, आयरन और सल्फर मिलाने के बाद भी अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप 1 था उसके अंदर जब आपने आयरन और सल्फर को मिलाया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वो CH2 में डिसॉल्व हो गया। कौन डिसॉल्व हो गया, सल्फर। तो सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं CH2 को। ठीक है, उसके बाद जब ये तो यहाँ पर डिसॉल्व हो गया, आपका सॉलिड फॉर्म में क्या बच गया, आयरन, और आयरन को किससे अलग कर लिया हमने, मैग्नेट से। तो आप कह सकते हैं कि जो मिक्सर होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की या कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट की क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जो होता है वो क्या करेगा, कंपाउंड अपने अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर हमने इसको हीट किया तो ये आपको एक कंपाउंड देता है FeS। ठीक है, अगर आप इसको किस में ऐड कर देते हैं, CH2 में ऐड कर देते हैं, तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा। अब डिसॉल्व नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इसमें मैग्नेट ऐड किया, तो मैग्नेट पे भी कोई नो आयरन ऑप्टेन। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि भाई जब हम आयरन और सल्फर के मिक्सर को क्या करते हैं, हीट कर देंगे, तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, आया समझ में, इतना समझ में आ गया, सिंपल है। देखो, एक ग्रुप लिया, दो ग्रुप लिया हमने, दोनों ग्रुप को सेम कंपाउंड वो दे दिया एलिमेंट्स, लेकिन उनको जो इंस्ट्रक्शन थे वो अलग अलग दिए गए। ग्रुप 1 में बोला गया कि भाई आप आयरन और सल्फर को मिक्स करो। ठीक है, मिक्सर आ गया उनके पास, उन्होंने बोला कि भाई आयरन और सल्फर को मिक्स करो, उसको साथ में हीट भी कर दो। उन्होंने हीट भी कर दिया, FeS बन गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो आपका ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 से बोला कि भाई आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करो। कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया तो मिक्सर के अंदर जितनी सल्फर होती है वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है और आपका क्या बच जाता है, आयरन। और आयरन को किससे सेपरेट कर लेते हैं हम, मैग्नेट से। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप 2 था जिसमें उन्होंने क्या किया था, सल्फर और आयरन के मिक्सर को हीट किया था, उसमें क्या होता है, उसमें इसको गर्म करने पर एक कंपाउंड बन जाता है FeS। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन और सल्फर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ना तो वो CH2 में डिसॉल्व होता है और ना ही वो मैग्नेट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि ग्रुप 1 में तो कोई भी नया सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप 2 होता है उसके अंदर एक नया कंपाउंड बन जाता है FeS।
ठीक है। एक और प्रॉपर्टी इसमें दिखाई गई है कि अगर हम क्या करते हैं Fe+S में H2SO4 ऐड कर देते हैं। ये आपके पास क्या है, मिक्सर है। इस मिक्सर में जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो सल्फर जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो आयरन है वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeSO4 बना लेगा और प्लस H2 गैस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाती है, हाईली कंबस्टेबल रिएक्शन निकल जाती है, हाईली कंबस्टेबल गैस निकलती है। ठीक है, लेकिन जो आपका ग्रुप सेकंड है ये तो वो ग्रुप 1 का, ठीक है, और जो ग्रुप सेकंड है आपका, ग्रुप सेकंड में आपके पास FeS बना था और उसमें अगर आप H2SO4 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है FeSO4 प्लस H2S। तो H2S कौन सी होती है, प्रोटोनेग स्मेल वाली गैस होती है। तो आप बता सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके से भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो केमिकल बिहेवियर है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, तो रोटोनेग स्मेल किस गैस की होती है, इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख सकता हूं क्योंकि नीचे ज्यादा जगह नहीं रही थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हुआ था। ये होता है इस तरीके से, FeS प्लस H2SO4 ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ करेगा, तो ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2S गैस देगा। इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग की होती है। तो आपने देखा कि जो कंपाउंड बन जाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये आपको एक्टिविटी 2.10 बताते हैं। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाएगा, आपको इसी तरीके से एक डायग्राम दिया जाएगा, फ्लो डायग्राम, कि भाई आयरन लिया, सल्फर लिया, एक में उसको हीट कर दिया, फिर उसमें H2SO4 ऐड किया तो कौन सी गैस निकली, एक में हमने डायरेक्टली H2SO4 ऐड कर दिया। मीन्स इस तरीके से मैंने देखा था ये Fe+S, एक तो हमने इसको हीट किया, ठीक है, और फिर इसमें हमने क्या किया, H2SO4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर निकलती है X गैस। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसमें H2SO4 ऐड किया तो यहाँ पर निकलती है Y गैस। ठीक है, तो X और Y को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो FeS बनता है, FeS जब इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, H2S गैस। तो X तो हो गई H2S गैस, और डायरेक्ट जब हम इसमें हीट नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर निकलती है H2 गैस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। तो क्या होता है कंपाउंड और मिक्सर में, तो सबसे पहली बात तो कंपाउंड और मिक्सर दोनों में ही क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कंपाउंड एंड मिक्सर में क्या डिफरेंस होता है, तो कंपाउंड और मिक्सर में एक तो होता है कि कंपाउंड के अंदर क्या होता है और मिक्सर के अंदर क्या होता है, आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट रेशियो होता है, ठीक है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स, जो इसके कंस्टिट्यूएंट होता है उसका डेफिनेट रेशियो होता है। इसमें नो डेफिनेट रेशियो, ठीक है, इसमें कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता है, दैट इज आप कह सकते हैं ये वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे आप बात करें H2O की, ठीक है, तो इसमें जैसे सोल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो जैसे सोल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे सोल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप सोल्ट ज़्यादा डालो या ऐड करो, सॉल्यूशन तो बनना है। लेकिन अगर H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें shows the properties of constituents। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे सोल्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होंगी वो सोल्ट की भी होंगी और वाटर की भी होंगी, लेकिन जो वाटर की प्रॉपर्टी होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, ओनली केमिकल मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, आगे समझ में इसमें एक और है कि जब हम एलिमेंट्स को या प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो कंपाउंड के केस में तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और मिक्सर के केस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। अब जो हम करेंगे अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और मैंने बोला था कि वो एक्सरसाइज आपको खुद ही सॉल्व करनी थी, लेकिन हम फिर भी करवा देते हैं। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसके लिए हम इवेपोरेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्ट निकालना है, ना कि क्रिस्टल निकालने हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सप्लेन करने के साथ साथ। तो आपको अगर फिर भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें आएगा इवापोरेशन, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे। बी का जो है उसमें क्या पूछा गया है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सर सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। तो जहां पर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस आ जाए तो वहां पर आपका सब्लिमेशन आता है। ठीक है, सी जो आपका सी पार्ट है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। जो मेटल के पार्ट होते हैं ऑयल, उसको हम कैसे फिल्ट्रेशन से हम उसको सिंपली फिल्ट्रेशन से, क्योंकि फिल्ट्रेशन से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि जो ऑयल है और मेटल है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। आपके जो मेटल है वो ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के ऊपर और ऑयल नीचे आ जाएगा। तो हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या आता है, फ्लावर पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। तो जब हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है क्रोमेटोग्राफी, तो इसका आएगा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्रोमेटोग्राफी पिगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद बटर फ्रॉम कर्ड, तो ये तो आपको लिखवाया था मैंने, बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से जो आप कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एफ पार्ट की बात करते हैं तो जो एफ पार्ट है उसमें ऑयल फ्रॉम वाटर, तो यह आएगा सेपरेटिंग फनल से इसको हम कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल, क्योंकि जो ऑयल है और वाटर है उन दोनों की सेपरेटिंग फनल की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, वो हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सीविंग से आ सकता है वो। ठीक है,
सीविंग या आप कह सकते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एच, आयरन प्रिंस फ्रॉम सैंड, तो दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैंने बताया था कि जब भी आयरन की बात आ जाए सैंड से या मड से रिमूव करने की, तो वहां पर हमेशा मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, उसको हम ओसा में बोलते हैं विनोविंग। ठीक है, इसमें क्या आएगा, विनोविंग आएगा, ओसाना बोलते हैं उसको, हम उसको ओसाते हैं। तो जेड पार्ट में क्या आएगा आपका, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वाटर के अंदर जो फाइन, तो हम इसको फिल्ट्रेशन से भी डिकेंटेशन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में कोई डिफरेंस आता है तो आप बता सकते हैं। राइट द स्टेप यू यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। तो ये आपको खुद ही करना है। इसमें जैसे टी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है इसमें। दूसरे क्वेश्चन को में क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं सबसे पहले टी बनाने के लिए, तो वो वर्क करता है सॉल्वेंट का। उसके बाद हम उसमें टी डालते हैं, टी वर्क करता है आपका सोल्यूट का। ठीक है, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, फिर हम इसमें इन दोनों को हीट करने के बाद इसमें क्या करते हैं, हम मिल्क ऐड करते हैं। मिल्क भी यहाँ पर एज ए सोलवेंट सोल्यूट का वर्क करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, मिसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं, तो जो टी होता है, टी एज ए रेजिड्यू बच जाता है। ठीक है, और नीचे आपका फिल्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, Pragya tested the insolubility of 3 different substances at different temperature. ठीक है, and detected the data as given below. ये पर 100, मैंने बोला था थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो सोलिबिलिटी है वो पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, पर 100 ग्राम वाटर, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का दे रखा है 283 पे 21 ग्राम, 293 पे 283 केल्विन पर, तो 21 ग्राम इन 100 ग्राम है। और 293 पे 32 है, 313 पे 313 पर 62 है, और 333 पर 106 है, और 353 पर 167 है पर 100 ग्राम। तो इसमें बोला गया है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें जो अमाउंट होती है वो उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 3। तो जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, टेबल के अंदर आप देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर जो आपका 313 है, उसमें जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी एट 313 केल्विन, वो क्या है 62 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। तो आप इससे क्या पता लगाते हैं कि भाई 100 ग्राम वाटर के अंदर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, आगे समझ में, तो 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम वाटर के अंदर कितना आपको पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, 62/100 इंटू 50 ग्राम इजिकल टू, इससे काटेंगे 2, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। तो पहले एक ऑप्शन आएगा पोटेशियम नाइट्रेट 31 ग्राम। ठीक है, आगे नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water 353 and leaves the solution to cool at room temperature.
व्हाट्स यू ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल डाउन। तो पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो 353 पर मैक्सिमम उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन कूल होता चला जाता है तो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल बनते चले जाएंगे, ठीक है। एज द टेम्परेचर कूल डाउन बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। इसमें आप ये लिखेंगे। आ गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 263 which salt has the highest solubility as। तो पहले तो आपने 293 पर सबकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि पोटेशियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है और पोटेशियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड की 37 है। तो 293 पर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है। इस तरीके से जो सेकंड कॉलम है। अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो जो सॉल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है एज द गिवन डाटा इन द टेबल, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है क्योंकि ये हम थ्योरी में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें करना है, उसमें आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा हेटेरोजेनियस है और कौन सा होमोजेनियस है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको छोड़ना है क्योंकि वो सारी टर्म्स आपकी थ्योरी के अंदर आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है। इसमें दे रखा है सोडा वाटर जो होता है वो होमोजेनियस होता है क्योंकि उसमें आप वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये आ जाएगा होमोजेनियस, ठीक है। और वुड जो होती है वुड हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। और एयर जो होती है वो होमोजेनियस होता है, ठीक है। और एयर हो गया, सॉइल हो गया। सॉइल क्या होता है, वो भी हेटेरोजेनियस होती है क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। विनेगर जो होता है वो होमोजेनियस होता है, ठीक है। और फिल्टर टी जो होती है, फिल्टर टी जिसको हम फिल्टर कर चुके हैं, इट इज होमोजेनियस, ठीक है। आगे समझ में हाउ विल यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप क्या करेंगे कि भाई जो आपका कलरलेस लिक्विड है हम उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो इट इज वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है इसमें। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ आपके दो चीज आते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। तो इन सब में जो भी कंपाउंड है और एलिमेंट है वो आपके प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से, इनमें से आपका आइस है, ठीक है, आयरन है। आइस क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मरकरी एलिमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। इतने ही आपके प्योर सब्सटेंस है, बाकी सारे मिक्सर हैं। मिक्सर इनमें से कौन कौन से हैं 8 वाले के ऑप्शन में। एक तो सोइल होता है, सोइल मिक्सर होता है। सी वाटर मिक्सर होता है, ठीक है। एयर मिक्सर होता है। अच्छा, सॉल्यूशन आपको बताना था, सॉरी। सॉल्यूशन क्या होता है, जो होमोजेनियस मिक्सर होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सी वाटर हो गया, एयर हो गया,
ठीक है, और सोडा वाटर हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ट्विंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा? तो ट्विंडल इफेक्ट आपके कौन कौन से सस्पेंशन और कोलेट्स शो करते हैं? तो इसमें आएगा आपका मिल्क आएगा एंड स्टार्च सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, दिस विल शो द। और 10th क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर बताने हैं। तो जो एलिमेंट, जैसे एलिमेंट कौन कौन से हैं इनमें से? सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, ठीक है, और आगे भी है सिलिकॉन। इतने ही है एलिमेंट। अब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से इनमें से जो एलिमेंट्स इनके बने होते हैं? जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और सोप हो गया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और बाकी जो बच गए वो आपके मिक्सर। कौन कौन से मिक्सर आपके? ब्लड, एयर, कोल, सोइल एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके मिक्सर है। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? तो केमिकल चेंजेस किस किस में होते हैं? एक, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। एक क्या आएगा आपका? केमिकल चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, उसको आप वापस से छोटा नहीं कर सकते। बी भी आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, एक तो सी आ गया, सॉरी सी नहीं, डी आ गया। डी भी आपका केमिकल चेंज हो गया। ई भी हो गया आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, और जी में आपका बोथ आ जाएगा, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, लर्निंग भी करना है और थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। और फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।